मणि की हत्या पूरी तरीके से चुनाव से जुड़ी हुई थी। इत्तेफाक ये था कि उसकी हत्या 3 दिन बाद हुई है। ये हत्या तो 3 दिन पहले होनी थी। 3 दिन पहले होती तो उसको चुनाव से जोड़ करके बीजेपी उसका फायदा उठाती। नरेंद्र मोदी जी को देश का नहीं, देश मैंने दुनिया में चौथे पांचवें नंबर पर उनको नाम दिया है कि ये सबसे फेमस नेता बन गए हैं। ये भी तो खरीदा हुआ है। जिस तरीके से भारत का गोदी मीडिया आपने खरीद लिया है, इस तरीके से वो भी खरीदा हुआ। अरे इससे पहले तो बहन कुमारी मायावती जी का नाम आया है, भाई चंद्रशेखर का नाम आया है। वो तो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। चंद्रशेखर भाई तो अभी कुछ भी नहीं है। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका अगर नाम किसी मीडिया ने छाप दिया है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। साथियों नमस्कार। पूरे देश में जो जाति धर्म का जो नंगा नाच खेला जा रहा है उसको लेकर चर्चा है आज, क्योंकि लगातार जो एक दूसरे के ऊपर जो छींटाकशी चल रही हैं, आपस में वैचारिक मतभेद के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। हाल ही का ताज़ा मामला है श्री राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामणि साहब की हत्या कर दी गई, और उससे कुछ महीने पहले चंद्रशेखर रावण पर भी, भीम आर्मी के जो प्रमुख है उन पर भी गोली चली। जिस समय उन पर गोली चली थी तो उस समय करणी सेना के लोग और दूसरे जो जाति मतभेद करने वाले लोग थे वो कह रहे थे कि इस बार बच गया है लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। यहाँ उलट हो रहा है कि गोगामणि साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भीम सेना और भीम आर्मी के लोग उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं दोनों ही मामलों में क्यों मतभेद हैं और क्यों समता का विचार रख रहे हैं कि गोगामणि साहब के हत्यारों को पकड़ा जाए। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप विजेंद्र भारती हैं और भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारती जी, क्या लग रहा है, जैसे कि अभी सतपाल तंवर ने भी बयान दिया और भी बहुत से लोग बयान दे रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, तो आपका इसमें क्या वक्तव्य है? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। मनोज जी, जो आपने सवाल किया है, देखिए हम लोग बाबा साहब के संविधान के द्वारा निर्धारित जो उनके नियम हैं, उन नियमों को मान करके हमने उन्होंने अपनी जीवन शैली में उतारा हुआ है। तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं। संविधान जिस चीज की इजाजत देता है हम उस पर अमल करते हैं। गोगामणि की जो हत्या हुई है, सबसे पहले तो देखिए मैं उस हत्या की निंदा करता हूं। हत्या करना एक पाप है, जघन्य अपराध है। संविधान के अंदर कानून की प्रक्रिया के अनुसार जो भी उसमें सजा है का प्रावधान है वो होना चाहिए। उस परिवार के प्रति भी मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन आपने एक लाइन इसमें भी और जोड़ी थी, चंद्रशेखर भाई के ऊपर जब हमला हुआ था, उस हमले को करवाने वाले जो लोग थे वो यही लोग थे। इन्होंने वास्तव में यही बयान दिया था कि अब की बार बच गया है, अगली बार शायद नहीं बचेगा। जब एक समाज के व्यक्ति दूसरे समाज के लिए इस तरीके की भावनाएं रखते हो, तो मैं आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक लाइन बोलता हूं कि फिर दूसरे समाज को भी ऐसा सोचना चाहिए कि जब वो हमारे प्रति किसी भी तरीके की दया का भाव नहीं रख रहा है तो हमें भी उसके प्रति दया का भाव नहीं रखना है। गोगामणि की हत्या हुई, यह हत्या पूरी तरीके से चुनाव से सुसज्जित रही है। गोगामणि की हत्या करने वाले जो लोग हैं वो गोगामणि के घर में बैठ करके आधा घंटे तक विचार विमर्श करते हैं। अगर कोई हत्या करने वाला व्यक्ति है और हत्या करने वाले के घर में ही बैठा हुआ है, आधा घंटे तक उनका विचार विमर्श हो रहा है, तो ये एक जांच का विषय बनता है। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रदेश के अंदर अभी तक कोई सरकार नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अभी राज्यपाल ने उन्हीं को ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अभी नियुक्त किया हुआ है कि जब तक कोई नया मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आ जाता है, जब तक आप ही फैसले लेंगे। तो आज ही अशोक गहलोत ने एक आदेश पारित किया है कि इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए, कि इसके जो तार हैं वो विदेशों से जुड़े हुए हैं।
विदेशों से फंडिंग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है अगर कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट इस देश में करता है तो डायरेक्टली उसकी फंडिंग ये विदेशों से जोड़ देते हैं। आप भी उससे भुगतभोगी रहे हैं। 25 दिन की जेल आप भी काट के आए गोरखपुर में। जब आपकी गिरफ्तारी वहां हुई थी, वहां भी एक फ्रांसीसी पत्रकार को पुलिस ने अरेस्ट किया और उस पूरे प्रोटेस्ट को, फिल्म निर्माता, उस पूरे प्रोटेस्ट को विदेश से जोड़ दिया कि आपको कहीं विदेशों से फंडिंग तो नहीं हो रही है। आज गोगामणि की हत्या करने वाले हत्यारे गोगामणि के घर में बैठते हैं, घर में बैठकर आधा घंटे तक विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। उसके बाद में जो भी उनकी बातचीत हुई है वहां पर फिर वो हथियार निकाल करके ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और गोगामणि की हत्या कर देते हैं। उन हत्यारों को जो दिशा निर्देश मिला है वो विदेशों से मिला हुआ है, विदेशी धरती से मिला। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इसमें एक लाइन और जोड़ता हूं कि गोगामणि की जो हत्या हुई है, ये हत्या चुनाव के दौरान होनी थी, चुनाव से पहले होनी थी कि वहां के माहौल को खराब किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। उस हत्या को मुस्लिम एजेंडे से जोड़ करके, मुस्लिम टेररिस्ट से जोड़ करके उसकी जांच दिखाते, उसकी विदेशी फंडिंग दिखाते और उसके दौरान चुनाव में पूरी तरीके से माहौल मुस्लिम विरोधी बना करके उसका फायदा उठाते। लेकिन हत्या में तो लॉरेंस डिसूजा करके कोई अपराधी है, उसका नाम आ रहा है। देखिए, लॉरेंस डिसूजा का नाम इसलिए आ रहा है कि लॉरेंस डिसूजा के लोगों ने हत्या को कबूल किया है। तो उसमें मुस्लिम तो कोई है नहीं, मुस्लिम कोई नहीं है उसमें। भाई जब उन्होंने खुद कबूल कर लिया कि इसको हमने मारा है, अब तो जांच का विषय यह है कि लॉरेंस डिसूजा को इसकी सुपारी दी किसने। लॉरेंस डिसूजा के गैंग को गोगामणि की हत्या करने के लिए किसने कहा, गोगामणि की हत्या होने से किसको फायदा था। गोगामणि करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, करणी सेना पूरी तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, जगह जगह प्रोटेस्ट करती है, हिंदूवादी संगठन है, मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है। बाबा साहब के साथ साथ में अभी चंद्रशेखर भाई के ऊपर भी इन्होंने हमला किया, जो अभी आप लोगों ने बताया, मैंने भी बताया। गोगामणि की हत्या पूरी तरीके से चुनाव से जुड़ी हुई थी। इत्तेफाक ये था कि उसकी हत्या 3 दिन बाद हुई है। यह हत्या तो 3 दिन पहले होनी थी। 3 दिन पहले होती तो उसको चुनाव से जोड़ करके बीजेपी उसका फायदा उठाती। लेकिन इस हत्या को तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का सहारा लेकर के सरकार बनाती आई है। अभी भी चुनाव जीती है 3 राज्यों में और अभी तक वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। बिल्कुल, देखिए मोदी के नाम पर, ये कहते हैं मोदी के नाम पर हमने वोट मांगा है। भाई मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, चलिए ठीक है, ईवीएम को अलग करके आप बैलेट पेपर पर चुनाव करा लीजिए। अगर आप एक प्रधान भी एक गांव से चुन लें, अगर एक प्रधान भी, अगर भारतीय जनता पार्टी एक प्रधान भी अगर पूरे देश में किसी गांव से अगर चुन लेती है, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में आपके चैनल पे कहता हूं, पूरे जीवन भर किसी भी मीडिया कर्मी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने अपनी छाप छोड़ी है, उनका नाम है, लोहा बन रहा है उनके नाम का, बज रहा पूरे विश्व में। आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी के नाम पे तो वोट भी नहीं है? देखिए मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से भारत का मीडिया, गोदी मीडिया, उसे पूरी तरीके से कॉर्पोरेट जगत में बदल दिया गया है। आज मीडिया नहीं है, आज वो मीडिया नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट बन गया है। कॉर्पोरेट यानी कि एक बिजनेस बन गया है। बिजनेस का मतलब क्या, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना प्राप्त करोगे। तो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे उद्योगपति हैं और उसका जो बेनिफिट है वो उद्योगपति लेते हैं और आगे का फेस रखा हुआ है उन्होंने नरेंद्र मोदी का। आज ही मैं देख रहा था कि जी ग्लोबल टाइम्स के द्वारा, ग्लोबल फोर्ब्स के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को देश का नहीं, देश मैंने दुनिया में 4-5वें नंबर पर उनको नाम दिया है कि ये सबसे फेमस नेता बन गए हैं। ये भी तो खरीदा हुआ है। जिस तरीके से भारत का गोदी मीडिया आपने खरीद लिया है, इस तरीके से वो भी खरीदा हुआ। अरे इससे पहले तो बहन कुमारी मायावती जी का नाम आया है, भाई चंद्रशेखर का नाम आया है, वो तो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। चंद्रशेखर भाई तो अभी कुछ भी नहीं है
आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका अगर नाम किसी मीडिया ने छाप दिया है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, कोई अनोखा काम नहीं है। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण हम लोगों के बीच से उठकर के भाई हमारा जो संघर्ष कर रहा है, अगर उसका नाम ऐसे जगह पर आता है तो ये गौरव की बातें हैं हमारे समाज के लिए भी और इस देश के लिए भी, कि एक साधारण व्यक्ति अगर चरम पर जाकर के बैठने का काम करता है तो ये चीजें एक इतिहास बनाती हैं। नरेंद्र मोदी जी का नाम अगर आया है तो ये इतिहास नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अगर वोट मांगते हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा गया है, देखा गया, पूरा देश भी देख रहा है, जहां वोट मांगने की बातें होती है तो ये पहुंचते हैं, लेकिन जहां प्रधानमंत्री का कर्तव्य निभाने की बात होती है ये वहां नहीं पहुंचते। धीरे धीरे साल बीत जाएंगी। मणिपुर के अंदर, मणिपुर के लोगों में इतना खौफ अपने ही देश के अंदर अपने ही लोगों से है, उस खौफ को कम नहीं किया गया। बावजूद अभी तक मणिपुर का मामला ठंडे बस्ते में आज तक भी नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द अपने मुंह से मणिपुर के बारे में नहीं निकाला है। अभी जितने भी विपक्ष के लोग हैं, अगर वो अडानी की बात करेंगे, वो मणिपुर की बात करेंगे, वो महंगाई की बात करेंगे, वो करप्शन की बात करेंगे, वो इनके नेताओं की अगर बात करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई। हाल ही में टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि भाई आप तो पैसे लेकर के सवाल करती हैं। भाई ऐसा कहां से आपके पास प्रूफ मिला? पूरी मीडिया में चर्चा में रहा है मोहित्रा जी का नाम, और लगातार उसको मतलब दिखाने के लिए, उसको नकारात्मक दिखाने के पूरे रेगुलर मीडिया ने उसको छापा है। मैं वही बता रहा हूं, मीडिया को जब इन्होंने कॉर्पोरेट जगत में बदल दिया है, मीडिया को खरीद लिया है, मीडिया तो इनके लिए वर्कर का काम कर रहा है। वर्कर को जो काम दिया जाएगा वो काम करके देगा आपका। आप काम अगर उससे वो काम नहीं करेगा तो आप उसे नौकरी से हटाएंगे, उसको पैसा नहीं देंगे। दो ही बातें होती है। तो उन्हें डर है, देश का मीडिया खौफ में है। राहुल गांधी ने बार बार ये चीजें कही है कि देश का जो मीडिया है वो खौफ में है, वो डर में है, और वो डर नरेंद्र मोदी ने बिठाया हुआ है। देश का जो विपक्ष है, विपक्ष को पूरी तरीके से समाप्त करने की बातें ये कर क्या रहे, हो ही रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेलों में डाल दिया। बहन कुमारी मायावती जी को इतना डराया हुआ है कि वो एक शब्द मुंह से बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका पूरा परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई के रेड पड़ी हुई है, उनको पूरी तरीके से आरोपी बनाया हुआ है। तो आज डर के माहौल में विपक्ष काम कर रहा है, और ये सारा का सारा डर का अगर कोई इनका अगर कोई इसका पार्ट प्ले कर रहा है तो वो दो है। पार्ट प्ले करने का जो काम है मोदी जी की तरफ से, कि मोदी का जो डर है वो मोदी का डर नहीं है। मोदी ने जो डर दिखा रखा, सबसे पहला तो है ईडी और इनकम टैक्स का, सीबीआई का, कि जिसको भी चाहेंगे हम उसके ऊपर ये जांच लगा देंगे। दूसरा, उसको जांच करने से पहले मीडिया में हम उसे सबसे पहले बदनाम करेंगे, उसके ऊपर उस पर जांच करेंगे। देश के जो आवाम है उनके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि हाँ ये तो आरोपी है, यानी कि उसको उसकी जांच होने से पहले उसको आरोपी बना दिया जाएगा, और जब उसको जेल में भेजा जाएगा, जांच के लिए बुलाया जाएगा, तो वो आरोपी देश की नजरों में बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने नेताओं पर जांच चल रही है, इतने नेता करप्ट हैं, उनके बारे में देश का मीडिया एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि ये खरीदा हुआ मीडिया हो गया है, कॉर्पोरेट मीडिया है, और ये मीडिया देश के लिए घातक बन गया है। मैं फिर पुनः यही कहूंगा कि जो चुनाव है, ये चुनाव ईवीएम से छोड़कर अगर बैलेट पेपर से अगर होते हैं तो मोदी जी अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। आज के आज इसी पल प्रधानमंत्री पद से वो हट जाएंगे अगर बैलेट पेपर से चुनाव देश के अंदर करा दिया जाए। विपक्ष तो अपनी आवाज इस मामले पर मुखर रूप से नहीं रख रहा है, बिल्कुल नहीं। विपक्ष चाहे तो चुनाव का बहिष्कार कर दे और चुनाव आयोग को इसको करना पड़ेगा। देखिए, अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए देश भर से करीब 15,000 पिटीशन फाइल सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं, फाइल की गई हैं कि जो चुनाव हुआ है उस चुनाव के अंदर धांधली हुई है, गड़बड़ियां हुई है, ईवीएम के अंदर सेटिंग हुई है, और वहां पर उस सेटिंग के माध्यम से इनको जीत हासिल हुई है, इसकी जांच की जाए। 15,000 फाइलें हैं, और इन फाइलों को देखने की जिम्मेदारी स्वयं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने कांधे पर ली है। उन सभी फाइलों का निवारण DY चंद्रचूड़ जी करेंगे। अब यह भी प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अगर इन्होंने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया और DY चंद्रचूड़ सिंह जी ने अगर इस चुनाव को निरस्त कर दिया, तो यहां इन प्रदेशों में दोबारा चुनाव होंगे।
ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, इन तीनों राज्यों में चुनाव दोबारा हो सकते हैं, क्योंकि देश भर से 15,000 पिटीशन फाइल सुप्रीम कोर्ट में की गई हैं। और वो इसलिए है क्योंकि जो चुनाव है वो धांधली हुई है, चुनाव में ईवीएम में सेटिंग हुई है और उस सेटिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जीती है। टीवी चैनलों पे जितने भी सर्वे हुए, एग्जिट पोल जो बताए गए, सब में भारतीय जनता पार्टी को हारते हुए दिखाया गया। और जब निर्णय आया है तो एकदम उलट हो गया, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो ये एक आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं, और ये आश्चर्य होना देश के लिए हजम होने वाली बात नहीं है। हजम नहीं हो रहा कि आश्चर्य ऐसा हो कैसे सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह इन सारे जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों का गहनता से उस पर विचार करेंगे और फिर उसके बाद अपना फैसला देंगे। इन तीनों राज्यों में चुनाव बदल सकते हैं। तो साथियों, एक बहुत बड़ी खबर है जिसको शूट करने के लिए मैं आज पहुंचा हूं गाजियाबाद। तीनों राज्यों में चुनाव पुनः हो सकते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? और खासकर बीजेपी ने जिस तरीके से गड़बड़ियां आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से वो तीनों राज्यों में चुनाव जीते और आगे भी उनकी संभावनाएं बनी रहेंगी। अपना कमेंट जरूर रखिएगा। धन्यवाद।